गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था स्पेशल इंसेंटिव्स का, है ना। और 3 इंसेंटिव्स हमने पढ़ लिए थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो इंसेंटिव है जो आज हमने करना है वो है बोनस। इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा, सैलरी या जो उनको वेजेस मिलती है उसके अलावा कभी कभार प्रॉफिट का कुछ पार्ट जिसको बोनस की फॉर्म में उनको दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है बोनस, है ना। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में दिया जाता है। और ये भी सुना होगा आपने दिवाली के टाइम पर ही बोनस दिया जाता है ना। बट ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम पर ही मिलता है। जब भी कंपनी को लगता है कि उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट है और वो जो प्रॉफिट है वो किसकी वजह से हुए, वर्कर्स की वजह से, एम्प्लॉयज़ की वजह से, तो वो उनको सैलरी या वेजेस के अलावा जो है बोनस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अगर हम कहें कि बोनस क्या है, तो जैसे आपको मीनिंग दिया हुआ है बोनस का बुक में, बोनस से आशय उस मौद्रिक भुगतान से है जो श्रमिकों को उनकी मजदूरी के अतिरिक्त उनकी सेवाओं और प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। मतलब उनकी जो सर्विसेज हैं उनके बदले में उनको कुछ कंसिडरेशन की फॉर्म में ये दे दिया जाता है जो उनकी सैलरी के अलावा, उनकी वेजेस के अलावा उनको दिया जाता है। तो ये जनरली जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया, बिज़नेस ने, कंपनी ने, उस प्रॉफिट में से ही दिया जाता है ना। लेकिन आजकल जो मज़दूर हैं उनको लगता है कि ये उनका राइट है ना, उनको ये मिलना चाहिए। तो इसलिए डिस्प्यूट कई बार हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको टाइम टू टाइम बोनस भी मिलना चाहिए। तो वो जो वर्कर्स हैं वो बोनस को अपनी मजदूरी का हिस्सा मान लेते हैं। इसी कारण से बोनस का भुगतान इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स का इशू बना हुआ है ना। अब देखिए बोनस क्या होता है। जैसे बताया, बोनस एक्ट 1965 में पास हुआ था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, है ना। इसमें इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी हुई, ना ही किसी एनेक्टमेंट में दी है। सिंपल वे में हम वही कहते हैं कि बोनस एक ऐसा भुगतान है जो उनको, श्रमिकों को, उनकी मजदूरी के अलावा, वेजेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज करने के बदले में दिया जाता है ना। इसमें जो भी पेमेंट की जाती है वो उनको अच्छे काम करने के लिए की जाती है। तो स्पेशल इंसेंटिव देने के लिए उनको बोनस प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ बोनस डिटर्मिनेशन की, कैसे निकाला जाना चाहिए बोनस और कब दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसको डिस्कस किया गया है इसके रिगार्डिंग, कि सबसे पहला एक्स ग्राटिया पेमेंट, कि क्या जो बोनस है वो एक्स ग्राटिया पेमेंट है ना। तो हम ही कहते हैं कि जो बोनस है वो अनुग्रह राशि के रूप में नहीं हो सकती जिसका भुगतान नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करे, है ना। यह धारणा बिल्कुल गलत है कि अगर एम्प्लॉयर चाहेगा तो पेमेंट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो फिर एम्प्लॉयर अपने आप से ही उनको बोनस की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है ना। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि बोनस एज ए एक्स ग्रेटिया पेमेंट, है ना। अनुग्रह भुगतान नहीं है कि उसकी कृपा नहीं है एम्प्लॉयर की, प्रॉफिट होगा तो वो प्रोवाइड कर देगा। और बोनस एज ए डेफर्ड पेमेंट भी नहीं है कि पहले पेमेंट नहीं हुई बाद में पेमेंट कर दी, है ना। इसको हम डेफर्ड पेमेंट भी नहीं कह सकते। ये एक एडिशनल जो है वो इनकम है, एक इंसेंटिव है जो कि किसको दिया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को दिया जा रहा है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक डेफर्ड पेमेंट है। और अगर ये कहा जाए बोनस एज ए डिविडेंड, तो ये डिविडेंड भी नहीं है ना, क्योंकि वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, लेकिन जो भी प्रॉफिट हुए हैं वो प्रॉफिट उनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। तो एक शेयर उनको प्रॉफिट का मिल जाता है ना। तो जो भी इंडस्ट्री में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर वर्कर्स का भी उतना ही राइट है जितना कि एंटरप्रेन्योर का है ना। श्रम और पूंजी दोनों का ही अधिकार है। तो प्रॉफिट का एक पार्ट लेने का उनको भी अधिकार है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोनस है वो प्रॉफिट का एक पार्ट हो सकता है। अब आता है कि हाउ बोनस इज़ कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो फर्स्ट वन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया जाए जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से। रिजर्व फॉर रिहैबिलिएशन, वो भी माइनस कर दिया जाए। जो इंटरेस्ट है ऑन पेड अप कैपिटल वो भी डिडक्ट कर दिया जाए। वर्किंग कैपिटल के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट पे करना चढ़ रहा है तो वो भी माइनस कर दिया जाए। और इनकम टैक्स का प्रोविज़न भी डिडक्ट कर दिया जाए। तो इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से जो वर्कर्स हैं वो बोनस की डिमांड कर सकते हैं, है ना। जो प्रॉफिट बचेगा वर्कर्स का भी उसके ऊपर उतना ही हक है जितना शेयर होल्डर्स का, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो डिमांड कर सकते हैं कि वर्कर्स जब उनको लगता है कि उनको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है और कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो फिर वो उसकी डिमांड कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बनाया गया था, जो लगभग जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होता है। और इसमें देखो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ नहीं आते। एक तो इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ नहीं आते, एक पोस्टेज के एम्प्लॉय नहीं आते,
और सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं आते, रेड क्रॉस सोसाइटी के, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, या औद्योगिक वित्त निगम, इसके एम्प्लॉयज़ नहीं आते, है ना। तो इसमें कहता है कि हर वो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय से बोनस प्राप्त करने का अधिकारी है जिसने कम से कम एक साल में 60 डेज़ काम किया हो कंपनी के अंदर, तो वो जो है वो एम्प्लॉय जो है वो बोनस की डिमांड कर सकता है। लेकिन वो नहीं होगा एम्प्लॉय अधिकारी बोनस लेने का जिसने संस्था में धोखाधड़ी की हो, जालसाजी की हो, है ना, या कुछ भी ऐसा एनेक्टमेंट किया हो, तो फिर उसको बोनस नहीं दिया जा सकता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये वो इंसेंटिव्स हैं जो मनी की फॉर्म में तो नहीं दिए जाते, लेकिन इनको देकर भी हम वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ जॉब सिक्योरिटी। अगर जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब सिक्योर है, मतलब वो सेफ़ हैं, उनके मन में ये डर नहीं है कि उनको कभी भी निकाल दिया जाएगा, तो वो जो है वो काफ़ी अच्छे से कंपनी को अपना मानकर और मन लगाकर काम करेंगे। सेकंड, एक कंपटीशन की भावना अगर उसके अंदर डाल दी जाए कि आपको, आपने अगर अच्छा काम किया तो ये रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, है ना। तो अगर इस तरह की भावना उनके अंदर डाल दी जाए तो भी वो अच्छा बढ़ चढ़कर काम करेंगे। तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, कि अगर उनको प्रोग्रेस के चांसेस मिलते रहेंगे कि अगर आपने इतना यूनिट प्रोड्यूस की तो आपको जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना। इस तरह से अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी तो ये भी उनके लिए क्या होगा, एक तरह से इंसेंटिव का काम करेगा। एंड जस्टिस, कि अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और उनको जस्टिस मिलता है, मतलब उनको लगता है कि जो भी डिसीज़न लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही लिया जा रहा है, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर हो, चाहे वो वेजेस को लेकर हो, वेजेस या सैलरी, या कोई भी इशू हो उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट किया जा रहा है उसमें बायसनेस नहीं है, तो ये भी एक तरह से उनके लिए इंसेंटिव का काम करता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि अगर जो वर्कर्स हैं उनसे भी पूछा जाए कि व्हाट दे शुड डू, कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो वर्कर्स को अपनी इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि उनको पार्टिसिपेट करने का राइट अगर उनको दे दिया जाए कि मैनेजमेंट में, डिसीज़न मेकिंग में उनसे भी पूछा जाए तो उनको अच्छा लगता है और वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रेस, कि अगर वो अच्छा काम करें तो उनकी प्रेस भी की जाए। गलती पर अगर उनको कहा जाता है कि आपकी गलती है, तो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रेस भी की जाए। तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव है जो कि वर्कर्स को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट, कि जब भी वो काम करें तो उनको गलतियां तो उनको बताई ही जाती हैं, उनको रिज़ल्ट्स बता दिए जाएं कि ये रिज़ल्ट्स निकले, आपकी ये मिस्टेक्स थी या आपने ये अच्छा काम किया, है ना। जो भी रिज़ल्ट है उनसे अवेयर करा दिया जाए तो भी वो कंपनी के अंदर मन लगाकर काम करेंगे। और लीडरशिप, अगर लीडरशिप अच्छी हो, उनका लीडर अच्छा हो, वो उनको मोटिवेट कर सकता हो अपनी बातों से, है ना, उनको काम करने के लिए तैयार कर सकता हो, तो श्रमिकों में, वर्कर्स में विश्वास की भावना जागृत होती है और वो कोशिश करते हैं जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं अपने लीडर को बताते हैं। अगर लीडर उसको सॉर्ट आउट कर देता है और उनको कन्विंस कर लेता है तो वो बढ़ चढ़कर मन लगाकर काम करते हैं। एंड पेड वेकेशंस, कि अगर वर्कर्स को बीच बीच में पेड वेकेशंस दी जाएं, जैसे महीने में 1 या 2 उनको दी जाती हैं कि उनकी सैलरी ना काटी जाए, तो इससे भी उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। लैक ऑफ फियर, कि अगर कई बार डरावे से जो काम करवाया जाता है उनको डरा धमका कर, तो स्टार्टिंग में तो वो उससे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति उल्टी हो जाती है ना। वो क्या करते हैं उसके बाद कि उनको जो है वो रूड नेचर हो जाता है और वो फिर काम नहीं करना चाहते। तो इसलिए लैक ऑफ फियर होना चाहिए वर्कर्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि वो अपने अंदर से उनकी इच्छा हो काम को करने की, है ना, वो दिल लगाकर काम करें। जॉइंट कंसल्टेशन, कि जब भी कोई डिसीज़न लिया जाए तो जो वर्कर्स हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। वर्कर्स को भी महसूस कराया जाना चाहिए कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनके राइट्स हैं, ताकि जो भी काम किया जाए उनको लगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मन लगाकर बढ़ चढ़कर काम करें। तो कंसल्टेशन वर्कर्स की और एम्प्लॉयर्स की दोनों की होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, कि जो मैनेजर्स हैं उनको ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे जो वर्कर्स हैं उनकी अगर कुछ क्वालिटी है ना, तो वो अपने जो भी उनके अंदर कैलिबर है वो उसको शो कर सके। रचनात्मक जो भी उनकी प्रवृत्ति है उसको दिखाने का उनको मौका मिले, ताकि वो अपनी जो भी उनका कैलिबर है उसको दिखाकर कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। रिकॉग्निशन, कि हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका एक अलग से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसका अपना स्टेटस हो,
है ना। तो यहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए और अगर वो अच्छा काम करे तो उसकी प्रेस भी की जानी चाहिए, है ना। तो अच्छा काम करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि जो वर्कर्स हैं उनको अधिकारों को, मतलब अगर आप ड्यूटीज़ दे रहे हैं तो ड्यूटीज़ के साथ साथ उनको राइट्स भी दिए जाने चाहिए, राइट्स टू टेक द डिसीज़न, जिससे उनको अच्छे मतलब मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। एंड प्राइड इन वर्क कि उनको ये एहसास कराना चाहिए कि ये संस्था उनकी है, उसके प्रति अगर वो काम करेंगे तो उनके अंदर गर्व की भावना उत्पन्न होगी, है ना, और वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे। तो ये कुछ इंसेंटिव्स थे, जो इंसेंटिव्स अगर वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं तो वो बढ़ चढ़कर काम करते हैं। तो ये हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स थे जिसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आप देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला, अगर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं चाहे मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, तो इससे जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। सेकेंड, कि वो जल्दी से चेंज नहीं होता, मतलब जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जल्दी से कंपनी को छोड़कर नहीं जाते, स्टेबिलिटी आती है। इंटरेस्ट क्रिएट होता है वर्कर्स का, है ना, कि वो काम मन लगा कर करते हैं और इंडस्ट्रियल पीस रहता है। इसके अलावा उनके जो मतलब नैतिक स्तर में वृद्धि होती है कि उनके ऊपर मॉरल इम्पैक्ट पड़ता है, उनका मोरल इम्प्रूव होता है। और अगर प्रबंधक मैनेजर जो है वो वर्कर्स पर विश्वास करते हैं तो उससे उनके ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्कर्स को भी लगता है कि वो उनके विश्वास को ना तोड़ें। इंडियन डेमोक्रेसी आती है ना, कि वर्कर्स को लगता है कि उनसे भी पूछा जा रहा है तो वो अपनी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और एब्सेंटिज़म या लेट आना वर्कर्स का, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। वर्कर्स पूरा कॉपरेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनी का पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, उसको वो पूरा करें, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें 2 मार्क्स के भी आते हैं क्वेश्चन और 16 मार्क्स का भी आता है। इसको पढ़ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।